नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पद्मनाभ शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है एक तरीके से। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। एंड यार, मैं कहूँगा ये जो केस है ये सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं है दोस्तों। एंड ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरपीस है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब है ना, उन्होंने ये जो जजमेंट दिया है ये एक्चुअली हमें दिखाता है, शो करता है क्या, कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिलीजियस राइट्स, गवर्नमेंट पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को बैलेंस करता है। ये जो लैंडमार्क जजमेंट हमें देखने को मिला आज की तारीख में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पूरे लैंडमार्क जजमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो पेशेंस रखिएगा। पूरा आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये क्या कह रहा है, एंड कौन से यहाँ पर चीज़ों को स्टे लगाया गया है, ठीक है, कौन से प्रोविजन को स्टे लगाया गया है और ऐसी क्या प्रॉब्लम रही। तो हम डिटेल में समझेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा मैं समझा दूंगा आपको कि क्या यहाँ पर कंट्रोवर्सी बनी, क्या यहाँ पर कोर्ट ने कहा और क्यों ये इम्पोर्टेंट है जजमेंट हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो बस आपसे सिर्फ बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना लास्ट में। और अगर ऐसे ही लीगल कंटेंट आपको रेगुलरली बेसिस पर चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी। आ जाते हैं भैया, लीगल बैटलफील्ड क्या है। इस लीगल बैटलफील्ड को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि यार जो हम टॉपिक है हमारा वक्फ से रिलेटेड, इस वक्फ से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को हम देखने वाले हैं। तो आखिर ये वक्फ होता क्या है ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, वक्फ का आप सबसे पहले मतलब सिंपल भाषा में समझो, ये एक तरीके से क्या है, वक्फ जो है इस्लामिक लॉ में कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? सिंपल वर्ड्स में आप जानो कि जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को, ये उसकी प्रॉपर्टी, जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, डी लिखा है, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है, किस लिए? फॉर द रिलीजियस, या हम कहें चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर वो डोनेट कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इस प्रॉपर्टी को कहेंगे वक्फ। क्लियर है ना? एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए, अगर कोई मेरा अपना घर है, मैं अब अगर अपना खुद का घर डोनेट कर देता हूँ मस्जिद बनवाने के लिए तो वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाएगी। या फिर मैं कहूँगा कि अपना प्लॉट में स्कूल बनवाने के लिए दे दूँ, है ना। या हम कहें कि जो मेरी खुद की ज़मीन थी उस पर मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए वो ज़मीन डोनेट कर दी, है ना। यहाँ डोनेशन हो रहा है, बट रिलीजियस पर्पस और या हम कहें चैरिटेबल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को डोनेट किया जा रहा है। तो जैसे मैंने अपने उदाहरण दिए, मैं जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जो बेच रहा हूँ और सॉरी डोनेट कर रहा हूँ, है ना, वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब मैंने वक्फ के आपको एग्जाम्पल्स दिए, है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ कहलाएगी, वक्फ बन जाएगी, है ना। अरे यार, आप हिंदू लॉ देखिए, हिंदू लॉ में भी हम जैसे हिंदूज लोग हैं वो हम क्या करते हैं? दान करते हैं। जैसे हम दान करते हैं वैसे ही भैया इस मुस्लिम लॉ में वक्फ का कंसेप्ट है। क्लियर है ना? जैसे दान होता है वैसे ही मुस्लिम लॉ में वक्फ होता है। क्लियर है? अब आप समझोगे यार, वक्फ इतनी अच्छी चीज़ है, इस्लामिक रिलीजियस इंडोमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी डोनेट हो रही है फॉर रिलीजियस एजुकेशन एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना लीगल बैटल फील्ड है? हम भी तो दान करते हैं, बट इनके वक्फ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इनके वक्फ में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, और ये लीगल फील्ड इसलिए ही, बैटल फील्ड इसलिए ही शुरू हुआ। सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स देखने को आई, और कंप्लेंट्स किस चीज़ों पर लेकर है ना, वो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, हुआ यूँ, सबसे पहली प्रॉब्लम ये यहाँ पर देखने को मिली, जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट की ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर करने करते थे, है ना। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। अब कुछ फेक लोग, या कहें मैं फेक वक्फ वक्फ डिक्लेयर कर रहे थे इस गवर्नमेंट की ज़मीन को। पहली प्रॉब्लम,
है ना। ये ज़मीन गवर्नमेंट की थी, बट कुछ लोग फेक तरीके से वक्फ डिक्लेयर करते थे इस ज़मीन को और बोलते थे कि यार ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये वक्फ है ना, क्योंकि ये हमने कुछ सालों पहले या जो भी वो बताते थे डिकेड्स से पहले ये रिलीजियस पर्पस या फिर एजुकेशनल या चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की गई थी, ये सरकार की नहीं है, ये हमारी है, ये वक्फ डिक्लेयर हो चुकी है। तो ऐसे फेक वक्फ डिक्लेरेशन देखने को मिले गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पर, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, क्रेडिटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी को वक्फ बना देते थे, है ना। इन क्रेडिटर्स से बचने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी को वक्फ बना देते थे। ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, भैया वक्फ डिक्लेयर तो करते थे बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था इस कंसेप्ट में, तो वक्फ में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिला। ये तीसरा प्रॉब्लम। पहला गवर्नमेंट रिलेटेड, दूसरा क्रेडिटर्स रिलेटेड, तीसरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड। ये तीन प्रॉब्लम्स अभी तक हमने देखे, इनको लेकर कंप्लेंट्स आने लगी। चौथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है। क्या है, वक्फ बाय, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा वक्फ बाय यूजर। अब ये वक्फ बाय यूजर क्या है ना। चौथा प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, चौथा प्रॉब्लम क्या है, ये वक्फ बाय यूजर है ना, इसका मिसयूज हो रहा था। अब ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट क्या है, क्या बला है, इसको समझो। देखो वक्फ बाय यूजर का मतलब सिंपल है, अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है ना, अगर प्रॉपर्टी ये मान लो 30 साल से रिलीजियस पर्पस, 30 साल से रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है ये प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी 30 साल से रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी, है ना। चाहे कोई इस प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉपर डीड हो या ना हो, है ना। वो तो अगर 30 साल से रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती थी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर, ये कंसेप्ट है वक्फ बाय यूजर का। तो भैया ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट जो था ये भी काफी मिसयूज होने लगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी देखी गई कि 30 साल से ऊपर हो गए या 30 साल हो गए उसको रिलीजियस पर्पस के लिए वो यूज हो रही है, ये आते हैं और बोलते हैं कि ये तो वक्फ है, वक्फ प्रॉपर्टी है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रावधान है, वक्फ बाय यूजर, रिलीजियस पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज होते आ रही है 30 साल तक, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ बन जाती है, वक्फ प्रॉपर्टी होती है। तो भैया ये चौथा प्रॉब्लम यहाँ हमें देखने को मिला, जो कि काफी लग रहा था कि हाँ ये गलत है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। वक्फ क्या होता है ना। और लीगल बैटलफील्ड की सबसे पहली स्टेप हमने समझी कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, लीगल बैटलफील्ड स्टार्ट होने का क्यों यहाँ पर हुआ। तो प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स देख के कोर्ट यहाँ पर सॉरी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार बोलती है ये क्या चीज़ है यार, है ना। आप तो एक तरीके से ये आप गलत कर रहे हो, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट जो आपका है ये तो गलत है, हमारी सरकार की ज़मीन पे आप वक्फ डिक्लेयर कर देते हो, है ना, ये गलत है। इसलिए रूल्स हमें टाइट करना पड़ेंगे, सरकार का ये कहना रहा यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्यूट अराइज होने लगे, है ना। तो अच्छा मैं अब आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ कि 2025 का अमेंडमेंट जो आया था, है ना, 2025 का ये अमेंडमेंट आया, वक्फ को जो एक्ट था उसको अमेंड कर दिया गया 2025 में। तो इसमें क्या बदला गया, है ना, इसको आप थोड़ा सा समझो। यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं मेन चेंजेस आपको बताऊंगा, एंड वो मेन चेंजेस क्या है ना, आप शॉर्ट में समझते जाइए। यहाँ पर 5 ईयर इस्लामिक प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट लाया गया, इसमें मेन चेंजेस होने हुए, है ना। 5 साल का इस्लामिक प्रैक्टिस रूल यहाँ पर देखने को मिला, इससे रिलेटेड चेंजेस देखने को मिले। ये क्या रूल है, आप सिर्फ शॉर्ट में समझो, अभी अभी इस पर हम नहीं जाएंगे, इस पर मैं आऊँगा आगे आगे आपको धीरे धीरे करके। ये 5 साल का इस्लाम प्रैक्टिस रूल ये था, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। सबसे पहला इसमें मेन चेंज हमें देखने को मिला, किसमें, 2025 के अमेंडमेंट, कि यार अगर कोई वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना होगा, कि वो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये
5 ईयर इस्लाम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट डाल दी गई 2025 के अमेंडमेंट में, वक्फ एक्ट के अंदर, है ना। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। दूसरा यहाँ पर क्या लाया, अभी सिर्फ मैं मेन चेंजेस बता रहा हूँ आपको 2025 में, डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जाऊँगा आगे वीडियो में। दूसरा, एंड ऑफ वक्फ बाय यूज़र। अरे जो वक्फ बाय यूज़र का हमने कंसेप्ट यहाँ पर समझा था, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट, है ना, इसको जो है एंड कर दिया गया 2025 में। ये जो अमेंडमेंट आया इसके तहत ये चेंज लाया गया कि अब बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बन सकती। ये दूसरा चेंज हमें देखने को मिला, है ना। तो इन शॉर्ट वक्फ बाय यूज़र का जो कंसेप्ट था उसको डिलीट कर दिया है। तीसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में चेंजेस देखने को मिले। कैसे? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड। देखो, गवर्नमेंट की ज़मीन, जैसे कि मैंने बोला, ये कुछ फेक वक्फ प्रॉपर्टी बना दी जाती थी गवर्नमेंट की, है ना। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेमवर्क लाया गया है इस 2025 के अमेंडमेंट में। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिले कि गवर्नमेंट की ज़मीन को गलत तरीके से वक्फ डिक्लेयर ना कर सके, इसलिए प्रोविज़न ये भी लाया गया। तीसरा। चौथा मेन हमें यहाँ पर चेंजेस 2025 के अमेंडमेंट में ये देखने को मिला, नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी बात यहाँ पर हमें देखने को मिली कि वक्फ बोर्ड और या हम कहें सेंट्रल जो काउंसिल है, इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया था। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान रखो कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि चौथा मैं जो आपको चेंज बता रहा हूँ इस 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में आया, वो ये आया कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी, नॉन मुस्लिम मेंबर्स, समझ जाना, मेरे पास माउस है, माउस से लिख रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग वो क्या बोलते हैं, पेन टैब, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा मेन चेंज 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में ये आया कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा प्रोविजन डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर भैया दिक्कत होने लगी, है ना। नॉन मुस्लिम से ले नॉन मुस्लिम्स भी जो कंपोजिशन होता है, पूरा एक जो बोर्ड बनता है, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। इन शॉर्ट ये प्रोविज़न हमें देखने को मिला इस अमेंडमेंट एक्ट 2025 में। इसलिए लोग भड़क गए कि यार ये तो मुस्लिम चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, वक्फ डिक्लेयर हो रही है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम का क्या काम आ गया, है ना। तो ये काफ़ी इस कंपोजिशन को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए 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 उठी, ठीक है। इस पर हम जाएंगे आगे, है ना। तो पांचवा चेंज हमें यहाँ पर और इस 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में ये देखने को मिला कि यहाँ पर बेटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें करने को चाहा, ठीक है, कि सब वक्फ को प्रॉपरली रजिस्टर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, तो भैया ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये ऐसा इसमें बेटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई गई 2025 के इस अमेंडमेंट में। तो ये जो है कुछ मेजर मेन चेंजेस है जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा इस 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में आए। अब लोग क्यों इसको अपोज कर रहे हैं, देखो उनका आर्ग्यूमेंट क्या है रहा इन चेंजेस के बाद, तो वो आप समझो। इनका आर्ग्यूमेंट ये रहा कि दे सेड कि यार ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम मुस्लिम्स के साथ, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। ये जो आप चेंजेस लाए, ये आप चेंजेस जो लाए, ये हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। 5 ईयर इस्लामिक प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट ला दिया आप, है ना। वक्फ बाय यूज़र का हमारा जो कंसेप्ट है उसको एंड कर दिया आपने। हम सरकार की ज़मीन को वक्फ जो डिक्लेयर होती थी उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये आप वापस प्रोविज़न कोई सा लिया है ना। उसके बाद आपने प्रॉपर ये कंपोजिशन में आपने नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी अंदर डाल दिए, ये गलत है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं करते थे तो वो भी आपने ला दिया। तो इन शॉर्ट इनको ये लगा, ये अपोज इसलिए करे कि ये हमारे साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हो। क्यों? स्पेसिफिकली इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे इस स्पेसिफिकली इन्होंने कौन कौन से आर्टिकल पिटिशनर ने चैलेंज किए, वो ये थे जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30, 300A। ये आर्टिकल्स वॉयलेट करते हैं पूरे एंटायर एक्ट के, पूरे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। पिटिशनर ने ये चैलेंज किया। आर्टिकल 14 इक्वलिटी से डील करता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 19 फ्रीडम से रिलेटेड है, जैसे कि आपको पता है। आर्टिकल 25 एंड 26, ठीक है, ये रिलीजियस फ्रीडम से डील करता है। 29 एंड 30 माइनॉरिटी राइट से डील करता है। 21 राइट टू लाइफ से डील करता है। एंड 300A
प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर पिटिशनर ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कर दिया कि भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, पूरा से पूरा सारे आर्टिकल्स लगा दिए इन्होंने। अब ये लीगल बैटल भाई यहाँ पर स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे हम लीगल बैटल फील्ड पे उतरते जा रहे हैं। क्या होने गया, क्या होते आया, क्या होना स्टार्ट हुआ, ये हम समझते आ रहे हैं। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आखिर मुद्दा क्या है। अब आते हैं कोर्ट में। अरे कोर्ट में क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा इन सब चीज़ों पर, ये पूरा लीगल बैटल पर जो हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब आया इस पिक्चर में, यहाँ पर थे बी आर गवई साहब और ए जी मसीहा जस्टिस की बेंच थी। ठीक है, यहाँ पर कौन थे, दो जज साहब थे। एक तो बी आर गवई सीजेआई जो है हमारे, और ए जी मसीह जस्टिस की बेंच था। पिटिशनर का स्टैंड तो मैंने आपको जैसे कि क्लियरली बताया कि उन्होंने बोला कि हाँ साहब ये जो पूरा एक्ट है, यही पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है, ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा पिटिशनर का कहना रहा। क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है पूरी तरीके से, और क्या क्या आर्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। ये पिटिशनर का स्टैंड। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं साहब, आप बस सुनिए, गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं साहब ये रिफॉर्म्स हम जो लाए ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बढ़ती तादाद में मिसयूज़ भी देखने को मिला है, एंड ये एक टाइट रूल नहीं थे, इसलिए हम लाए। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम्स है जो चलती आ रही है, एंड इसका सॉल्यूशन हमें बनाना चाहिए, इसलिए हमने ये अमेंडमेंट एक्ट लाया है हमारे द्वारा। बट कोर्ट ने यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक तो पिटिशनर का स्टैंड हो गया, और उस पर गवर्नमेंट ने क्या बोला ये आपको समझ आ गया होगा। बट कोर्ट ने सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। एंड वो प्रिंसिपल क्या है जो आपको यहाँ दिखाऊंगा, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने यहाँ पर पिटिशनर और गवर्नमेंट जो उसके अगेंस्ट अपोजिंग पार्टी थी, है ना, इनकी बात सुन ली। पिटिशनर कहता है हमारे मुस्लिम समुदाय का आप जो है वॉयलेट कर रहे हो, इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने से हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट कर रहे हो। बट गवर्नमेंट बोलती है नहीं सर, नहीं जज साहब, ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी थे। तो जज साहब ने दोनों की बात सुनी। अब जज साहब खुद बोलते हैं यहाँ पर हमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी समझाते हैं, है ना। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जज साहब ने, हमारी कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होता है, आप समझिए। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो भाई, आप दोनों की बात तो हमने सुन ली, अब हम आपको एक प्रिंसिपल समझाते हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है ना, तो हमारा ये प्रिजम्पशन होता है, हमारा ये प्रिजम्पशन होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है ना, जो लॉ बना रही है, जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है, हम कोर्ट यही प्रिज्यूम करते हैं कि वो लॉ जो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहली बात हम यही प्रिजम्पशन लगाते हैं कि वो जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पिटिशनर साहब आप बोल रहे हो, तो आप पर बर्डन जाता है इसको प्रूव करके बताओ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, एविडेंस लाओ। यही होता है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब बर्डन पिटिशनर पर है ये प्रूव करने का कि ये लॉ इनवैलिड है, जैसे कि आप बोल रहे हो, तो प्रूव करके बताओ। एंड दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर कोर्ट इजीली कोई भी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं करता, इससे हमें यही समझ आ रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड यहाँ पर आपको देखने को चाहिए होते हैं, तभी जाकर किसी लॉ को इनवैलिड या स्ट्राइक डाउन करता है कोर्ट। ऐसे ही नहीं कर देता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को ही एस्टेब्लिश करता है। आई होप आपने समझा। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने इसको समझाते हुए क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए प्रूफ करना होगा। पिटिशनर साहब आपको प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, वो ये प्रूफ करना होगा कि पार्लियामेंट के पास, सबसे पहली बात, पार्लियामेंट के पास जैसा पावर ही नहीं थी, पार्लियामेंट के पास जैसा पावर ही नहीं थी ये लॉ बनाने की, प्रूव करो। या फिर ये फंडामेंटल राइट्स वॉलेट करते हैं जो इन्होंने लॉ बनाया साहब, जज साहब ये जो इन्होंने लॉ बनाया पार्लियामेंट ने,
ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, या फिर ये जो इन्होंने लॉ बनाया ये मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। ये तीन चीज यहाँ पर जज साहब ने बताई। कोर्ट ने बोला कि अगर इनवैलिड किसी लॉ को डिक्लेयर करना है तो आपको प्रूफ लाना है, प्रूफ देना है। क्या प्रूफ देना है? या तो हमको बताओ कि पार्लियामेंट तो सक्षम ही नहीं थी, उसको इतना पावर ही नहीं था इस लॉ को बनाने का, या फिर यह जो लॉ बनाया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या ये जो लॉ बनाया है ये मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। प्रूव करो, तभी हम, अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं आपके प्रूव करने पर, तभी हम इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करते हुए चलते हैं, है ना। इतना क्लियर है यार, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो बेस है वो आपको समझ आया, है ना। अब थोड़ा मैं आपको हिस्टोरिकली एनालिसिस करवाना चाहता हूँ, है ना। कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को पहले हिस्टोरिकल लेवल पे जाना कि भैया क्या है ना। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया? इंस्टेड ऑफ जस्ट वो 2025 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसको देखने की बजाय उन्होंने पूरी लेजिस्लेटिव थ्योरी स्टडी करी। कोर्ट ने सिर्फ 2025 के अमेंडमेंट को नहीं देखा कि यार इसमें क्या गलती है, उन्होंने पूरी लेजिस्लेशन की जो पूरी हिस्ट्री थी इस वक्फ को लेकर वो समझी। तो सबसे पहले टाइमलाइन आप देखो, 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट आया, है ना, ब्रिटिश टाइम में पहला सबसे कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन था ये। उसके बाद 1954 में, 1923 के बाद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 1934 आया। इस 1934 में बंगाल वक्फ एक्ट बना था, बंगाल वक्फ एक्ट आया, ठीक है। फिर आता है 1954, यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन हुआ ये, है ना, वक्फ एक्ट बना। उसके बाद 1995 में मैं कहूँ, इस 1954 के बाद 1984 भी है, ठीक है। इस 1984 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स देखने को मिला 1954 के बाद। उसके बाद 1995 आया, यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ बेस बना, है ना, वक्फ एक्ट का। उसके बाद आता है 2025 में जो करंट अमेंडमेंट्स देखने को मिले वो आए, है ना। 2025 का जो लेटेस्ट करंट अमेंडमेंट आया वो आया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि करंट कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है और इसी पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो भैया ये आपको क्या बताया मैंने? मैंने ये बताया कि कोर्ट ने काफ़ी ब्रिलियंट अप्रोच यहाँ पर रखी। कैसे ब्रिलियंट अप्रोच अडॉप्ट की? इंस्टेड ऑफ जस्ट वो इस सिर्फ ये जो करंट कंट्रोवर्सी अमेंडमेंट कर 2025 का जो क्रिएट करता है कंट्रोवर्सी, सिर्फ इसको ना देखते हुए उन्होंने पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री स्टडी करी, है ना। कोर्स का ऑब्जर्वेशन, कोर्ट का यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस पूरी सेंचुरी ऑफ वक्फ लेजिस्लेशन को स्टडी करने के बाद? कोर्ट का यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशन रहा, जस्टिस गवई साहब ने यहाँ पर ये बोला कि देखो, इवन 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था? कि वक्फ प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है ना। गवई साहब ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर? उन्होंने बताया ऑब्जर्व करते हुए कि इवन में 1923 की बात करूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था कि वक्फ प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है। इस 1923 में भी जब सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन देखने को मिला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया वक्फ के जो प्रोविजन है वो मिसयूज होते हुए दिख रहे हैं, लोग काफ़ी क्लेवर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं क्रेडिटर से बचने के लिए। तो ये जो अभी हम कुछ कंट्रोवर्सीज के प्रोविजंस देखने को मिले ये 1923 से ही आए हुए हैं, 1923 से ही चल रहे हैं, है ना। हिस्टोरिकली आपको एविडेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दैट पीपल वर कन्वर्टिंग टू इस्लाम जस्ट टू यूज वक्फ प्रोटेक्शन? 1923 में से ही देखने को मिल गया। फेक व वक्फ डिक्लेरेशन हो रहे थे, ये हमें हिस्टोरिकली हम देखने को समझ हिस्टोरिकली टाइमलाइन देखने से समझ में आया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंक्रोज हो रही थी, इस हिस्टोरिकली टाइमलाइन को देखते हुए समझ में आया। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी मिसिंग रहा ही है सब दूर, ये हमें देखते हुए समझ में आया हिस्टोरिकली हम अगर गए पीछे तो कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया इस पूरी सेंचुरी ऑफ वक्फ लेजिस्लेशन को देखकर? कोर्ट ने इस पूरी टाइमलाइन को देखकर यही कंक्लूड किया कि ये जो कंट्रोवर्सी अभी जो चल रही है, जो प्रॉब्लम्स जिस पर बात हो रही है, ये कोई नए प्रॉब्लम्स नहीं, पुराने सेंचुरी से ही
ओल्ड इश्यूज हैं ये। अब इस पर सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप सोचो, कोर्ट ने यहाँ पर हिस्टोरिकली अप्रोच रखी, है ना, इसलिए मैंने कहा काफ़ी ब्रिलियंट अप्रोच अडॉप्ट किया कोर्ट ने। सिर्फ 2025 का अमेंडमेंट एक्ट नहीं देखा, उन्होंने पूरी टाइमलाइन देखी और रूट कॉज क्या है, एक्चुअल जो दिक्कत आ रही है शुरू से ही रही है। ठीक है, तो इस पर चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का जो है जवाब रहा, क्योंकि हिस्टोरिकली एविडेंस यहाँ पर देखने को मिले। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 साल का मैंने आपको बताया ना इस्लाम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप समझो, यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, इसके अंदर ये जो वाला रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है 5 ईयर इस्लाम का, ये कहाँ पर दे रखा है एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज आर में, है ना। सेक्शन 3 क्लॉज आर में इसके बारे में बताया गया है। क्या रूल है? रूल ये है, जैसे कि मैं आपको वापस से बताता हूँ सिंपल तरीके से। रूल ये है that this rule requires demonstrating Islam practice for 5 years before creating वक्फ। जो पर्सन वक्फ क्रिएट करना चाहता है उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा कि वो एटलीस्ट 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। ये रूल है इस सेक्शन 3 क्लॉज आर में। अब इस पर अपोनेंट का क्या आर्ग्यूमेंट रहा, क्या दिक्कत आ गई? उन्होंने बोला ये तो हमारे साथ सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, आप हमारे फेथ को क्वेश्चन कर रहे हो ऐसा रूल लाकर। अब कोर्ट का क्या एनालिसिस रहा इस पर्टिकुलर प्रोविजन पर, 3 क्लॉज आर पर? इस 3 क्लॉज आर की कंट्रोवर्सी पर कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट रहा, एनालिसिस रहा, ये समझो। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट जो है, कोर्ट ने बोला कि हमने देखा, जैसे कि टाइमलाइन देखने के बाद, दैट 1923 से ही ये प्रॉब्लम है कि लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, वक्फ बेनिफिट्स ले रहे हैं। सबसे पहला कोर्ट का एनालिसिस ये रहा। दूसरा कोर्ट का एनालिसिस रहा लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव। क्या रहा यहाँ पर? लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, LO, लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दूसरा एनालिसिस रहा। इसका मतलब ये कि ये रूल प्रिवेंट करता है कि लोग सिर्फ वक्फ प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम कन्वर्ट कर लें, है ना, ये हमें दर्शाता है। तीसरा, कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट, इस 3 क्लॉज आर की कंट्रोवर्सी पे कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा? कोर्ट ने यही बोला कि प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये जो सेक्शन है ये आर्बिट्ररी नहीं, प्राइमा फेसी, है ना, इट्स नॉट आर्बिट्ररी। बट कोर्ट ने एक मेजर प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई किया। वो ये किया, यार आपने ये रिक्वायरमेंट लाई, है ना, कि 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, बट ये जो मैकेनिज्म आप लाए हो, क्या ये मैकेनिज्म डिटरमाइन करने का है, या मैं कहूँ कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि किसी व्यक्ति ने 5 साल प्रैक्टिस किया है इस्लाम? इसको डिटरमाइन करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, कि कोई प्रोसीजर है आपके पास, कि कोई रूल्स बनाए हैं आपने ऑलरेडी, ऐसा तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम जताई, वर्डिक्ट दिया इस पर्टिकुलर सेक्शन 3 क्लॉज AR पर सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए इस प्रोविजन को स्टे कर दिया अनटिल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रूल्स क्रिएटेड है। जब तक आप कोई ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म ना बना दो जो डिटरमाइन कर दे इस पूरे रिक्वायरमेंट को, तब तक हम इसको स्टे कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमारा इस प्रोविजन को लेकर। बाकी मैं कहूँगा, कौन? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो ये कोई आर्बिट्ररी प्रोविजन नहीं है। तो कोर्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रहा? इस प्रोविजन को उन्होंने क्या कर दिया? स्टे लगा दिया इस प्रोविजन पर। अनटिल, कब तक गवर्नमेंट प्रॉपर रूल्स बनाए, जब तक प्रॉपर रूल्स नहीं बन जाते स्टे रहेगा। काफ़ी ब्रिलियंट अप्रोच लगी ना आपको? कोर्ट ने प्रिंसिपल भी एक्सेप्ट कर लिया, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बोल दिया। तो आई होप आपको ये जो सेक्शन है क्या कंट्रोवर्सी रही, कोर्ट ने क्या बोला, अपोनेंट का क्या आर्ग्यूमेंट रहा, बट ये स्टे क्यों कर दिया, ये आपको समझ आ गया होगा 5 ईयर इस्लाम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का। अब दूसरा, वक्फ बाय यूज़र के इस पर यहाँ पर क्या बोला कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये जस्टिफाइड है या नहीं? पहले इसको समझो कि वक्फ बाय यूज़र क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया पहले भी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो 30 साल से रिलीजियस प्रैक्टिस, या मैं कहूँ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से रही,
तो उस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली हम वक्फ बोल दिया जाता है, वक्फ प्रॉपर्टी बोल दिया जाती है, चाहे उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर मैं कहूँ जो है डीड ही क्यों ना हो, है ना, तो उसको वक्फ बोल दिया जाता है। ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट था, इसको एंड कर दिया इस 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में लाके इस कंसेप्ट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो इस पर कोर्ट का क्या इंस्टेंस रहा आप समझो, है ना। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब समझा दिया क्या था। अब 2025 में जो अमेंडमेंट आया, इसने इस वक्फ बाय यूजर को डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस डिलीशन पर, इस एंड ऑफ वक्फ बाय यूजर पर ऑनरेबल कोर्ट की क्या रीजनिंग रही। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखने को मिला कि मिसयूज का एविडेंस हमें देखने को मिला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो मिसयूज तो हो रहा है वक्फ बाय यूजर का, जैसे कि हमने टाइमलाइन भी देखी। हमने टाइमलाइन देखी 1923 से ही अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो मिसयूज का एविडेंस तो हमें समझ में आता है, देखने को मिलता है, एविडेंस मिलता है मिसयूज का। अगर 30 साल तक मुतावलीज, कौन, अगर कोई 30 साल तक मुतावलीज, मुतावलीज कौन होते हैं, वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया हमने हिस्टोरिकली आपकी टाइमलाइन चेक करी तो हमें एविडेंस तो मिल गया मिसयूज होने का कि आप इस कंसेप्ट को मिसयूज तो करते हो। क्यों? क्योंकि अगर 30 साल तक मुतावलीज जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर से उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, है ना। अब आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। दूसरा, गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट की यहाँ पर बात हुई, है ना, गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कि ये जो कंसेप्ट आप यूज कर रहे के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंक्रोच कर रहे हो, इस कंसेप्ट को यूज करके वक्फ बाय यूजर का, कोर्ट ने ये रीजनिंग दी इस पर। तीसरा, कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव को लेकर भी बात करी, है ना, प्रोस्पेक्टिव चेंज करना होगा। ये चेंज जो है प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, जो हम चेंज लाए हैं इस 2025 के अमेंडमेंट पर, है ना। एग्जिस्टिंग जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ फ्यूचर क्लेम्स पर ये अप्लाई होगा, जो ये नया कंसेप्ट आया जिसको वक्फ बाय यूजर को डिलीट कर दिया। तो कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इस प्रोविजन पर यही रहा जो हटाया गया 2025 में। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ये रहा कि ये भी कोई आर्बिट्ररी नहीं है ना। कोर्ट ने क्लियरली बोला लेजिस्लेचर का राइट है कि अगर उन्हें दिख रहा है कि मिसयूज हो रहा है तो रूल्स तो वो टाइट कर सकते हैं, ये उनको पूरा पावर है लेजिस्लेचर को। इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही वर्डिक्ट आया। अब आगे आते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कैसी बात करी यहाँ पर। ये जो प्रोविजन था ये कहाँ हमें देखने को मिला, सेक्शन 3C में इस से रिलेटेड हमें प्रोविजन देखने को मिला। सेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं, है ना, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 3C में इसका फ्रेमवर्क दे रखा है ना। इसमें सब सेक्शन 1 है दोस्तों, इस सेक्शन में सब सेक्शन 1 जो है वो बताता है, आप बस सुनो। सेक्शन सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 3C का, वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकती एज पर सेक्शन, एज पर सब सेक्शन 1, जो बोलता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये इस सब सेक्शन 1 में बोल दिया। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए भैया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप कैसे भी करके वक्फ डिक्लेयर करने लग गए थे, तो ऐसा ना हो। और ऐसा प्रावधान ही इन्होंने ला दिया 2025 अमेंडमेंट के बाद कि भैया 2025 के इस अमेंडमेंट में ये प्रावधान ला दिया सेक्शन 3C सब सेक्शन 1 में कि आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद सब सेक्शन 2 है भैया, इस सेक्शन 3C का सब सेक्शन 2 देखो। इस सब सेक्शन 2 में क्या बोला गया कि अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है ना, अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो सीनियर ऑफिसर, कौन, सीनियर ऑफिसर जो कि कलेक्टर रैंक से ऊपर होगा, है ना, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो सीनियर ऑफिसर जो कलेक्टर से ऊपर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ये इस सब सेक्शन 2 में बता दिया गया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में बताया। सब सेक्शन 1 क्लियर है, सब सेक्शन 2 क्लियर है। अब सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ दिस सेक्शन 3C में क्या बताया ये भी समझो। सब सेक्शन 3 जो है ना, इस सेक्शन 3C का, इसमें क्या बोला, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 में क्या बोला कंबाइंडली कि ऑफिसर करेक्शन कर सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। सिर्फ इतना समझो, इन दोनों सब सेक्शन में ये बोला
कि जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर करेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है ना, सॉरी, ऑफिसर जो है, ऑफिसर करेक्शन कर सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ऐसा इस सबसेक्शन 3 और 4 में बोला गया है। अब कोर्ट का यहाँ पर क्या अप्रोच रहा, ये तो आपको मैंने पूरा सेक्शन का फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर क्या क्या है बताया गया है ना, क्या पूरा फ्रेमवर्क लाया इस 2025 के अमेंडमेंट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या अप्रोच रहा, देखो ये जो सेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड ही किया कि जो सेक्शन 1, सबसेक्शन 1 एंड 2 जो है, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है ना, उसको तो अपहेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बट सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 जो था ना, जिसपे इम्प्लीमेंटेशन मेथड के बारे में इसमें बताया गया था कि ऑफिसर करेक्शंस कर सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड पर, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 सबसेक्शंस पर स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक लगा दी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्लियर नहीं दिखा। क्यों स्टे लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल भैया कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी। कोर्ट ने बोला कि हमने क्यों इस सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में स्टे लगा दिया, वो इसलिए लगाया क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पर बात आ गई। सेपरेशन ऑफ पावर, प्रॉपर्टी टाइटल डिसाइड करना जुडिशियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव का नहीं है। तो आपने सबसेक्शन 3 एंड 4 में रेवेन्यू ऑफिसर को ये पावर दे दी, जो कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अरे हमने देखा ना, रेवेन्यू ऑफिसर को यहाँ पर पावर देखने को मिली सबसेक्शन 3 एंड 4 में, तो स्टे लगा दिया कोर्ट ने। क्यों स्टे लगा दिया? सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल यहाँ पर के बारे में बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट डिटरमाइन प्रॉपर्टी टाइटल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जुडिशियल फंक्शन है ना, जुडिशियल फंक्शन ही टाइटल डिसाइड करेगा किसी प्रॉपर्टी का, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करेगी। तो आपने रेवेन्यू ऑफिसर को पावर दे दी, जो कि गलत है, इसलिए पावर नहीं दे सकते। इसकी वजह से सबसेक्शन 3 एंड 4 को स्टे लगा दिया कोर्ट ने। अब आगे क्या हुआ, है ना, आगे क्या हुआ ये भी बता देते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर ये भी बोला कि भैया फिर क्या होगा, ये भी हम बता देते हैं। अभी तो स्टे लगा दिया, तो हमने ये बोला कि अनटिल अनटिल वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड्स, है ना, वक्फ डिस्पोजल्स नहीं होंगे, ऐसा कोर्ट ने बोला। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज नहीं होंगे, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, एंड स्टेटस क्यों मेंटेन होगा, है ना। ये स्टे लगाने के बाद ये कोर्ट ने डिसाइड करा कि वक्फ डिस्पोजल नहीं होंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज नहीं होंगे, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, स्टेटस क्यों मेंटेन होगा। ऐसा यहाँ पर स्टे लगाते हुए कोर्ट ने यहाँ पर इस प्रोविजन को लेकर अपना वर्डिक्ट दिया। काफ़ी स्मार्ट सॉल्यूशन लगा ना आपको, है ना, राइट। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट भी कर रही है, बट ड्यू प्रोसेस भी इंश्योर किया जाए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का रूल एस्टैब्लिश हुआ। अब आते हैं थोड़ा आगे, है ना, हेरिटेज एंड ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर बात हुई, है ना। 2 और प्रोविजन थे जो हार्डली कंट्रोवर्शियल रहे एंड थे एंड है इस 2025 के अमेंडमेंट एक्ट में, जो है सेक्शन 3D, है ना, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से डील करता है। इसमें रूल क्या है कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 3D में बताया गया है ना। इस पर भी कोर्ट्स की रीजनिंग यही रही कि हाँ भैया, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसलिए इस पर वर्डिक्ट क्या रहा, इस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया। फिर ट्राइबल एरियाज़ की बात करें, इसी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 3E हुआ आया, जिसमें ये रूल बना कि एसटी कम्युनिटी जो है, एसटी कम्युनिटी की जो लैंड है, उस लैंड को भी वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 3E में लिखा, है ना। इस पर भी कोर्ट की क्लियर रीजनिंग यही रही कि भैया एसटी कम्युनिटी वल्नरेबल है काफ़ी, है ना, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। 5th शेड्यूल भी आप देखिए, ये सपोर्ट इस बात को करता है। तो यहाँ पर भी कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा, इस पर भी, इस सेक्शन पर भी कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, क्योंकि उनको इसमें कोई गलत नहीं लगा। तो दोनों प्रोविजन सेंस बनाते हैं, है ना। हेरिटेज प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं, और कोर्ट ने बोला सब सही है, चलने दो। अब आते हैं नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात, जैसे मैंने आपको करी थी। नॉन मुस्लिम मेंबर्स से रिलेटेड यहाँ पर कंपोजिशन में देखने को मिला बोर्ड्स, है ना, कंपोजिशन की कंट्रोवर्सी देखने को मिली।
ये भी एक काफ़ी मेजर इशू है ना। ये मेजर इशू क्या था, न्यू कंपोजिशन देखने को मिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे आउट ऑफ 22, 22 है ना। वहीं वक्फ बोर्ड की बात करें तो मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे आउट ऑफ 11, है ना। इसको ऐसा कंपोजिशन इनके द्वारा लाया गया। इसी पर आर्ग्यूमेंट क्या रहा, किसका, अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट ये रहा कि यार ये रिलीजियस फ्रीडम है हमारे लिए, ये तो एक रिलीजियस इंटरफेरेंस है। क्यों रिलीजियस इंटरफेरेंस है, क्योंकि आप यहाँ देखो नॉन मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है वक्फ मैटर्स में, ये अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट रहा। क्यों आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ला रहे हो इस वक्फ के मैटर में। कोर्ट का इंटरेस्टिंग अप्रोच यहाँ रहा। कोर्ट ने यहाँ क्या बोला इस बात को लेकर, कोर्ट ने बोला कि देखो हम अभी इस स्टेज पे कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। कोर्ट इस स्टेज पर इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न आया, जो नया 2025 अमेंडमेंट एक्ट में, इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अभी हम इस बात को कंपोजिशन की कंट्रोवर्सी पे डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है या नहीं। बट हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ एश्योरेंस दिया है कि नंबर्स की जो यहाँ पर बात हो रही है 3 और 4 ना नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने एश्योरेंस दिया है कि नंबर को लेकर वी विल मेक इट अ फॉर्मल डायरेक्शन, है ना। इस पर हम और चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो काफ़ी प्रैग्मेटिक मैं कहूँगा अप्रोच देखने को मिली। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेजोरिटी तो मुस्लिम मेंबर्स की ही यहाँ पर रहनी चाहिए, है ना। कोर्ट ने यही डायरेक्ट किया, यही उनका व्यू पॉइंट इस पर यही रहा कि यार मेजोरिटी तो मुस्लिम मेंबर ही यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास रहेगी यहाँ पर। और कोर्ट ने यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली, सीईओ अपॉइंटमेंट की बात भी हुई थी यहाँ पर, है ना, कि सीईओ कौन अपॉइंट होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दिया कि जहाँ पॉसिबल हो मुस्लिम, आप सिर्फ मुस्लिम को ही सीईओ अपॉइंट करो, करने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ व्यू पॉइंट दिया। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि इस स्टेज पर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आप इसको होल्ड पर रखो, है ना। अब आते हैं हम थोड़ा रजिस्ट्रेशन और लिमिटेशन एक्ट का भी इशू यहाँ पर देखने को मिला, जो कि मैंने, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब हम आगे आते हैं, है ना। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये जो जजमेंट है ना दोस्तों, ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का ट्रेजर हमें देखने को मिला। देखो आप कैसे एक एक चीज़ पर मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी, है ना। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो इस पूरे केस में चला वो ये है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, जो कहता है दैट लॉ प्रिज्यूम्ड वैलिड, लॉ को हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि वो वैलिड है, कब तक, अनटिल कोई प्रूव ना कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। पिटिशनर साहब इस पर एलिगेशंस लगा रहे थे कि ये गलत है, ये है, वो है, तो आप भैया आप प्रूव करो कि हम तो यही प्रूव प्रिज्यूम करते हैं कि लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया है तो वो वैलिड है। तो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रिंसिपल हमें यहाँ पर देखने को मिला, ए काइंड ऑफ वन की लर्निंग फॉर यू, है ना। दूसरा, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। अरे पार्लियामेंट का बहुत ही वाइड पावर है लॉज बनाने का, स्पेशली व्हेन जेन्युइन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी भी देखने को मिली, क्योंकि पार्लियामेंट हैज़ अ वाइड पावर्स। क्या वाइड पावर्स, किस चीज़ के लिए, टू रेगुलेट रिलीजियस इंडोमेंट्स, तभी तो भैया अमेंडमेंट लाया गया, है ना। तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी भी एक काइंड ऑफ की लर्निंग रखो आपके लिए आप, है ना। दूसरा, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हमें सेपरेशन ऑफ पावर का भी देखने को मिला इस केस में। सेपरेशन ऑफ पावर क्या, कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि आपने यहाँ पर बोल दिया। यहाँ पर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में मैंने आपको बताया था ना, आप ऐसा ला दिए, बट जो आपने यहाँ पर प्रावधान लाए वो तो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ये तीसरी की लर्निंग रही आपकी इस केस को लेकर, है ना। और मैंने जैसे बताया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। देखो आप भी पास्ट प्रॉब्लम्स जस्टिफाई करा करो, है ना, जैसे कि यहाँ पर किया करो, जैसे कि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। पास्ट प्रॉब्लम्स जस्टिफाइड प्रेजेंट सॉल्यूशन, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टाइमलाइन देखी और प्रेजेंट के सॉल्यूशन पर निकले वो, है ना। तो इसलिए ऑलवेज
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, ये आप ध्यान रखो, है ना। और हमेशा बैलेंसिंग अप्रोच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं, कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर मैं करूँ तो भैया है ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की गुड इंटेंशन से बेटा देखो लॉ वैलिड है, बट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी चाहिए। ऐसा कोर्ट ने कहाँ बोला था, कहाँ बोला था, यहाँ नहीं, यहाँ बोला था, है ना, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर भी यहाँ पर बात जताई। अब थोड़ा सा किसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी हम थोड़ा समझते हैं। देखो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि ये फ़ायदा पहुँचाता है या नुकसान, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो आप बस सुनिए कि सबसे पहला रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हम अगर बात करें तो देखो रिलीजियस एंडोमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना, रिलीजियस एंडोमेंट तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट बेटर ओवरसाइट होगा, है ना, मोर कंप्लायंस शुड बी रिक्वायर्ड हियर। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए अगर हम बात करें तो देखो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गर हमें देखने को मिलेगी, है ना। गवर्नमेंट के लिए अगर बात करें तो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन उनकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, इंक्रोचमेंट्स कंट्रोल बेटर होंगे उनके लिए, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रूल्स अगर उनको देखने के मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रूल बनाना होगा। तीसरा, लीगल सिस्टम के लिए क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो भैया देखो कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी लॉज हमें यहाँ पर लाने पड़ेंगे, बेटर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए अगर इस से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो। डेमोक्रेसी के लिए क्या फ़ायदे क्या नुकसान बात करें तो भैया ये जो सिस्टम है ये हमें क्या दिखाता है, लेजिस्लेचर इनेक्टमेंट दिखाता है, जुडिशरी रिव्यूज़ दिखाता है, बैलेंस मेंटेन कैसे करना है वो भी हमें सिखाता है ना। माइनॉरिटी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे विद लेजिटिमेट रेगुलेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये भी हमें चीज़ सिखाता है कौन, है ना। तो काफ़ी काफ़ी ये लैंडमार्क जजमेंट जो है इसका काफ़ी ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्रिटिकल एनालिसिस की अगर बात करें, कुछ लोग क्या है क्या करते हैं, हिस्टोरिकली रिसर्च यहाँ पर देखने को मिली, पास्ट पैटर्न जो है स्टडी किया, काफ़ी कोर्ट की काफ़ी अच्छी अप्रोच रही, बैलेंस्ड अप्रोच भी हमें देखने को मिली। कंप्लीट बैन तो उन्होंने नहीं करा कोर्ट में, सिलेक्टिव चीज़ें पर, सिलेक्टिव प्रोविजंस पर स्टे लगाया, कोर्ट की अप्रोच यही रही, है ना। जो प्ली थी पूरे एंटायर एक्ट को स्टे करने की, वो कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी, है ना। और कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो उनको सही लगे उन पर अपहेल्ड किया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस थे तो उसको स्टे कर दिया, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं मिला हमें तो बोल दिया, डायरेक्शंस दे दिए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाए, तब जाके हम इस पर समझते हैं, बल्कि अभी तो फिर हम इसको स्टे कर देते हैं, है ना। तो पोटेंशियल कंसर्न क्या रहा भैया, मैं कहूँगा कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ टिप देना चाहूँगा। देखो अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो ये नोट कर लो, क्या नोट कर लो, दैट ऑलवेज रिसर्च हिस्ट्री। आप देखिए यहाँ पर केस में, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, अंडरस्टैंड इंटरिम रिलीफ स्टैंडर्ड्स, है ना, क्या बोला, अंडरस्टैंड द इंटरिम रिलीफ स्टैंडर्ड्स, लॉ को स्टे करना रिक्वायर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, इस बात को ध्यान रखो एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट अगर आप देख रहे हो। एंड ऑलवेज अप्लाई प्रिंसिपल सिस्टमेटिकली, कहीं भी जाओ, मूड कोर्ट में जाओ या कहीं भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो एज इंटर्न या एडवोकेट हो, लॉयर हो, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, सब कुछ यूज़ करो जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ। इसलिए आप भी जो भी काम कर रहे हो सिस्टमेटिकली प्रिंसिपल को अप्लाई करो, है ना। एंड ऑलवेज थिंक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, है ना। वैलिड, कोई वैलिड प्रिंसिपल भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम से स्टे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये एक तरीके से वैलिड प्रिंसिपल रहा, ये वैलिड प्रिंसिपल है ना, बट इसका मैकेनिज्म नहीं है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसलिए इसको स्टे लगा दिया। तो थिंक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वैलिड प्रिंसिपल भी कुछ इस तरीके का जो वैलिड प्रिंसिपल है ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और इसी प्रॉब्लम से स्टे हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर एज अ लॉ स्टूडेंट दैट बैलेंस इज अ की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एब्सोल्यूट पोजीशंस रेयरली वर्क करती है, क्लियर है बात। तो मैं अब आपको कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है।
इमीडिएट अगर फ्यूचर की बात करें इस केस को लेकर, तो देखो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। 5 ईयर का जो रिक्वायरमेंट है उस पर प्रॉपर रूल बनाने पड़ेंगे। वक्फ इंस्टीट्यूशंस को न्यू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। रेवेन्यू ऑफिसर और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए यहाँ पर। इमीडिएट आपको ये चीज़ तो 3 करनी पड़ेगी। क्या 3 करनी पड़ेगी? प्रॉपर रूल बनाना चाहिए 5 ईयर के रिक्वायरमेंट के लिए। वक्फ इंस्टीट्यूशन को न्यू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। एंड तीसरा, रेवेन्यू ऑफिसर एंड जुडिशियल ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ जो हैं उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर कुछ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की बात करें तो देखो, अदर रिलीजियस जो इंडोमेंट हैं लॉज में, वो भी सिमिलर रिफॉर्म्स उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइटल डिस्प्यूट जो है, प्रॉपर्टी टाइटल डिस्प्यूट्स की बात करें उसमें भी जुडिशियल ओवरसाइट स्टैंडर्ड बन सकता है। रिलीजियस सेक्युलर बैलेंस का ये जो मॉडल है जो हमें इस केस में भी देखने को मिला, वो अदर केसेस में भी यूज़ हो सकता है। इसलिए फाइनल हियरिंग में देखो अभी तो यही रहा कि प्रोविज़न जो है उसकी पूरी डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी, है ना। जितने भी प्रोविज़न को स्टे करा है ना, जितने प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस थे, जैसे कि उनको स्टे लगाया, इंटरिम स्टे लगाया, तो पूरी उस प्रोविजंस की प्रॉपर स्क्रूटनी होगी। इम्प्लीमेंटेशन रूल्स का जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फिर डिसाइड होगी। टिल दैट हमारे को तो यही है कि पर्सनली मैं यही बिलीव करता हूँ दोस्तों, इस पर्सनल यहाँ पर यही मेरा ओपिनियन रहेगा कि ये जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट काफ़ी वेल रीजनड है। क्योंकि कोर्ट ने ना तो कंप्लीट यहाँ पर एक्टिविज्म दिखाया और ना ही कॉम्प्लेक्स रेस्ट्रेंट दिखाया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मेरे को जो चीज़ इंप्रेसिव लगी इस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रूलिंग में, वो ये लगी, देखो हिस्टोरिकल एनालिसिस कितनी थॉरो यहाँ पर की उन्होंने। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का भी यहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन हमें देखने को मिला। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी यहाँ पर उस पर भी फोकस हुआ। एंड जो चीज़ मैं फ्यूचर में कहूँगा देखी जा सकती है, तो वो ये है कि भैया रूल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं। इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आने वाले समय में करना होगी। रिलीजियस कमिटीज़ अडॉप्ट कर पाएगी ये चीज़ नहीं या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट प्रॉपर होगा या नहीं, इस पर भी हमें फ्यूचर में इस बात पर भी कंसर्न है, देखना होगा क्या होता है। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्टूडेंट अगर आप हो, तो भैया ये केस स्टडी करके समझो कि कैसे कॉम्प्लेक्स सोशो रिलीजियस इश्यूज हैंडल करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगर आप जनरल ऑडियंस हो भैया, तो आपको भी मैं समझा दूँ कि ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैंडल करते हुए भी फंडामेंटल वैल्यूज प्रोटेक्ट करता है ना। तो एंडिंग मैसेज दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ यही है कि हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस था वक्फ अमेंडमेंट 2025 पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही, किस पर किन प्रोविजंस पर इंटरिम स्टे लगाया। आई होप आपको क्लियर होगा, हुआ होगा, है ना। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अभी जाना नहीं, मैं कुछ यहाँ पर आपको शेयर करने वाला हूँ। देखो मेरा चैनल है, मैं बहुत उससे पढ़ाता हूँ, मैं आपके साथ कुछ चीज़ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ पर वन बाय वन सेक्शंस देखने को मिले हमें। अरे सेक्शंस देखने को मिले कि नहीं, उनको इंटरप्रेट करा कोर्ट ने, तब जाके तब जाके तब जाके क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन किया, तब जाके भैया जो जज साहब हैं उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। तो देखो यहाँ पर बैरेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एक्ट है, बैरक जो एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शंस है, उसको अगर आप इंटरप्रिटेशन करना नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, या बैरेक्ट ही अगर नहीं पढ़ पाओगे, तो काफ़ी दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगी। जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप एक फ्रेश लॉ स्टूडेंट हो, है ना, तो मेरा ये कोर्स मैंने बनाया है बैरेक्ट मास्टरी कोर्स, ठीक है। ये बैरेक्ट मास्टरी कोर्स क्यों बनाया? देखो अक्सर क्या है, लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी चीज़ को लेकर डरते हैं। काफ़ी चीज़, कौन सी चीज़ को लेकर डरते हैं? बैरेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। अगर बैरेक्ट वो पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी उनको दिक्कतें आती है, सेक्शन समझ में नहीं आता, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, उसमें काफ़ी उनको कन्फ्यूजन होता है ना। इनफैक्ट बैरेक्ट की इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, क्या इंटरप्रिटेशन रूल्स होते हैं जो जज अक्सर यूज़ करते हैं अपने ऐसे केसेस को जो है रिजॉल्व करने में, कैसे पढ़ा जाता है, क्या चीज़ें होती है,
तो अगर आप भी ऐसा स्टैंड करते हो कि भैया मेरे को तो डायरेक्ट समझ में नहीं आती, तो मैंने एक प्रॉपर पूरा कोर्स बनाया है जिसमें आपको पूरी मास्टरी हासिल होगी इस कोर्स को अगर आप लोगे। तो इट्स अप टू यू, है ना? आप जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है इस कोर्स को लेना। अगर आपको बाय करना चाहते हो, रिमेंबर मैं वापस बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो, इफ़ यू आर अ फ्रेश लॉ स्टूडेंट, अगर आप एक फ्रेश लॉ स्टूडेंट हो तो भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप लॉ पढ़ने जाओगे तो आपके लिए जब आपको डायरेक्ट खोलोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तोते उड़ जाएंगे एंड ऐसी चीज़ें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। इसलिए स्किल पर बहुत फोकस करो। एंड ऑल्सो नन अदर अदर देन लॉ, फ्रेश लॉ स्टूडेंट, अगर आप भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट भी हो या एडवोकेट भी हो, मैं कहूँगा कि आपको डायरेक्ट पढ़ना ही नहीं आती, एक डर है ना, कैसे सब चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, तो भैया ये कोर्स ज़रूर लीजिएगा, है ना? रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं एंड 1,000 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप मेरी नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अगर जाते हो तो आपकी इसकी प्राइस 1,000 रहेगी। आप पूरा देख लीजिए क्या क्या है इस पर, है ना? मैंने कंटेंट भी यहाँ पर बता रखा है, क्या कंटेंट है, कोर्स की आउटलाइन जानो, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो भैया। लीगल पाथ नाम का मैंने ऐप बना रखा है, वहाँ पर जाके आपको पूरी चीज़ें इससे रिलेटेड मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करता हूँ मैं वीडियो को एंड। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर कर दो जो लोग लॉ में इंटरेस्टेड रखते हैं, और उन सभी के साथ, है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कह दो या फिर कोई और लीगल टॉपिक भैया। एंड आप भी सजेस्ट कर सकते हो किस पर मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल माई लीगल पाथ ऐप। आप जाओगे प्ले स्टोर पर, लीगल पाथ नाम का ऐप वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है? उसको तुरंत डाउनलोड कर लो। मैं आपको उसका मोनो बता देता हूँ कैसा होगा, या छोड़ो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो आप जाके उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मेरे इस कोर्स को चेक कीजिए। इफ़ यू थिंक कि भैया मैं ये जो कोर्स देख रहा हूँ ये मेरे लिए ही बना है, मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ नहीं आती है, तो तुरंत बाय करो। मिलते हैं उस पेड कोर्स में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।